अभी मैं गंगा के साथ में कुछ एपिसोड्स को डाल रहा हूँ, बाकी मॉर्निंग में डाल दूँगा। कल सारे सारे सीरीज़ के एपिसोड मिल जाएंगे इंक्लूडेड टुडे। बाकी 2-3 दिन और एपिसोड कंटिन्यूस दूंगा मैं। उसके बाद डेली आना शुरू हो जाएंगे आपके एपिसोड, अल्टरनेटिव में नहीं आएंगे। फिलहाल के लिए कल मॉर्निंग शाम तक मैं कल प्रोवाइड करूँगा एपिसोड्स को, बाकी आज 1-2 प्रोवाइड कर दूँगा। मास्टर ने जवाब दिया, या तो किसी ने उन्हें बताया है या फिर उनके पास रेड स्टार रीजन का स्टार मैप है, लेकिन ये बिल्कुल नामुमकिन है कि कोई खुद रेड स्टार रीजन जाकर आया हो। गंगा कुछ देर चुप रहा। उसने इस रहस्य को ज़्यादा गहराई से सोचने की बजाय फिलहाल छोड़ देना ही बेहतर समझा। वह अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर आया और फिर से गुफा की पहरेदारी में लग गया। एक के बाद एक 3 बेहद शक्तिशाली टीमें वहां से गुजर चुकी थीं। गंगा के मन में अनायास ही ख्याल आया कि क्या चौथी टीम भी आएगी। लेकिन अगली सुबह तक, जब नितिन ने पहरा संभाला, तब भी कोई नई टीम नहीं आई। गंगा ने जो कुछ भी देखा और सुना था, वह सब रोनी और बाकी लोगों को बता दिया। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए और माहौल तुरंत गंभीर हो गया। ब्लैकफायर कल्ट और डार्क रेड काउंटी की भागीदारी का मतलब था कि थॉ पैलेस के अंदर की प्रतिस्पर्धा बेहद खतरनाक होने वाली है। रोनी ने सोचना शुरू किया कि क्या उसे टियानन काउंटी के लोगों के साथ मिल जाना चाहिए। आखिर वह खुद टियानन काउंटी से था और थंडर सिटी के सिटी लॉर्ड से उसके अच्छे संबंध थे। अगर वह उनके साथ जुड़ जाता तो सुरक्षा ज्यादा होती, लेकिन बदले में मिलने वाला लाभ कम हो जाता। काफी चर्चा के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं निकला, इसलिए उन्होंने तय किया कि समय आने पर ही देखा जाएगा। इसी दौरान थॉ रिज के एक अन्य हिस्से से एक और दल आगे बढ़ रहा था। इस टीम में करीब 20 से अधिक लोग थे और उनका नेतृत्व कर रहा था किशन, जो इंपीरियल प्रिसेप्टर्स मैंशन के मिश्रा फैमिली से था। उसके साथ 2 वॉइड रेल्म के कल्टिवेटर्स भी थे। कंडेंसेशन रेल्म के बीच विनोद और भीम भी मौजूद थे, लेकिन सबसे अलग दिख रही थी रूबीना, जो अभी स्पिरिचुअल स्टेज में थी, फिर भी इतनी शक्तिशाली टीम के साथ चल रही थी। स्वॉर्ड टूम की घटना के बाद रूबीना और किशन राजधानी लौटे थे और उसने अपने दादा रवि से साफ कह दिया था कि वह एली से शादी नहीं करना चाहती। रवि उसे बहुत चाहता था, इसलिए उसने तुरंत इस विवाह का विचार छोड़ दिया। हालांकि पहले मिश्रा फैमिली और एली के बीच रिश्ता तय करने की बात हुई थी, लेकिन चूंकि कोई औपचारिक अग्रीमेंट नहीं हुआ था, इसलिए मामला वहीं खत्म हो गया। एली इस बात से बहुत नाराज था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। रवि का दर्जा एम्पायर में इतना ऊंचा था कि कई एम्परर उपाधि प्राप्त रॉयल मेंबर्स से भी अधिक प्रभावशाली था। वह फाउंडिंग फादर था और होली एम्परर का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति। हालांकि होली एम्परर ने अपने पुराने साथियों के साथ अच्छा व्यवहार किया था और उनके परिवार आज भी समृद्ध थे, फिर भी इस घटना ने एली को भीतर से आहत कर दिया था। ऊपर से उसका फ्लाइंग क्लाउड चैरियट चोरी हो जाना और स्टार क्लाउड शिप से बदला लेने में असफल होना उसे राजधानी में हंसी का पात्र बना चुका था। यहाँ तक कि कई कमजोर रॉयल मेंबर्स भी अब उसे हल्के में लेने लगे थे। इस अपमान के बाद एली ने खुद को बंद कर लिया और पागलों की तरह कल्टिवेशन में लग गया। वह समझ चुका था कि सम्मान केवल शक्ति से ही मिलता है। इधर चलते चलते विनोद ने फिर से रूबीना से कहा, एली हर तरह से श्रेष्ठ है, दिखने में, प्रतिभा में, ताकत में और बैकग्राउंड में, फिर तुम उसे क्यों नहीं स्वीकार करती? रूबीना ने होंठ फुलाकर कहा, पिताजी बस कीजिए, मुझे वह पसंद ही नहीं है। विनोद ने बेबसी से सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर बेटी के लिए स्नेह साफ दिख रहा था। फिर उसने कहा, फिर भी इस बार राजधानी लौटकर मैं उसे एक उपहार दूंगा ताकि बात शांत हो जाए। मुझे डर है कि वह मन में द्वेष न रखे। रूबीना ने लापरवाही से कहा, दादा आउकिंग है ना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सच में मेरी चिंता है तो इस बार थॉ पैलेस में ज्यादा ट्रेजर हासिल करने में मदद कीजिए। जब मैं मजबूत हो जाऊंगी तो एली कुछ नहीं कर पाएगा। विनोद ने उसे समझाया कि इंपीरियल प्रिसेप्टर्स मैंशन और रॉयल फैमिली एक ही पक्ष में हैं, इसलिए दुश्मनी सही नहीं है। रूबीना ने बस हंसकर बात टाल दी। टीम में बाकी लोग भी मजाक करते रहे और माहौल हल्का बना रहा। साफ था कि रूबीना सबकी लाडली थी। जैसे जैसे वे थॉ रिज के केंद्र के करीब पहुंचे, किशन ने सबको सतर्क किया, अब हम डेमन किंग के क्षेत्र के पास हैं। यहाँ बहुत से डीमंस हैं, इसलिए सावधानी से आगे बढ़ो, और ब्लैकफायर सेक्ट के लोग भी आसपास हो सकते हैं, उनसे टकराने से बचना।
सभी ने गंभीरता से सिर हिलाया और धीरे धीरे नीचे उड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। रूबीना चुप हो गई, लेकिन उसके मन में गंगा की यादें उभर आईं। उसने सोचा, पिछली बार गंगा बिना बताए चला गया और स्वॉर्ड टूम का संकट भी सुलझा दिया। पता नहीं अब वह कहाँ होगा। वह हमेशा खतरनाक जगहों पर जाता है, क्या वह इस बार भी थॉर पैलेस आएगा? ये सोचकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे वह दृश्य याद आ गया जब गंगा ने तलवारों के तूफान का सामना किया था। फिर उसने सिर हिलाकर खुद को संभाला और मन ही मन सोचा, इस बार जेके भी अपने मास्टर के साथ थॉर पैलेस आएगी, पता नहीं उससे मुलाकात होगी या नहीं। जैसे जैसे थॉर पैलेस के खुलने का समय नजदीक आता गया, गंगा और उसकी टीम भी चल पड़ी और सीधे थॉर रिज के कोर एरिया की ओर बढ़ने लगी। वे ब्लैकफायर सेक्ट, डार्क रेड काउंटी और इंपीरियल प्रिसेप्टर्स मैंशन के लोगों से कहीं ज़्यादा सतर्क थे, क्योंकि उनके पास वॉइड रेल्म का एक भी एक्सपर्ट नहीं था। अगर उनका सामना किसी वॉइड रेल्म डेमन से हो जाता तो उनका बचना लगभग असंभव था। कई दिनों तक लगातार आगे बढ़ने के बाद वे आखिरकार थॉर पैलेस के ओपनिंग पॉइंट के काफ़ी करीब पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने न तो किसी डेमन का सामना किया और न ही किसी इंसान का, जबकि लाखों लोग थॉर रिज में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन इतनी विशाल जगह में वे सब बिखरे हुए थे, इसलिए किसी से टकराने की संभावना बहुत कम थी। फिर भी एक बात अजीब थी कि यह कोर एरिया होने के बावजूद उन्हें एक भी कंडेंसेशन रेल्म डेमन नहीं मिला, जो काफ़ी असामान्य था। ब्लैकफायर कल्ट और डार्क रेड काउंटी की जानकारी मिलने के बाद जोशी फैमिली अब पूरी तरह गंगा की बातों पर विश्वास करने लगी थी। रोनी ने आगे बढ़ते हुए रुककर कहा, डेमन किंग का इलाका अब 200 मील आगे है, हम इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। गंगा, तुम मैप देखो और बताओ कि थॉर पैलेस कहाँ खुलेगा, फिर हम यहीं आसपास कैंप बना लेते हैं। गंगा ने मैप निकाल कर देखा और बोला, ओपनिंग पॉइंट यहाँ से 1000 मील के अंदर ही है। अगर दूरी ज़्यादा भी हुई तो भी हम 1 घंटे में वहाँ पहुँच सकते हैं। रोनी ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, पहले कोई सुरक्षित और छुपा हुआ स्थान ढूंढते हैं। जब तक थॉर पैलेस नहीं खुलता, हमें अपनी लोकेशन किसी को पता नहीं चलने देनी चाहिए, खासकर ब्लैकफायर सेक्ट और डेमन रेस के सामने। उसकी बात खत्म होते ही अचानक 100 मील दूर से एक जबरदस्त धमाका सुनाई दिया। आवाज़ इतनी भयानक थी कि जमीन तक हिल गई, जैसे भूकंप आ गया हो। रोनी तुरंत हवा में उछलकर पेड़ों के बीच छिप गया और उस दिशा में देखने लगा। बाकी सभी भी उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि दूर एक वॉइड रेल्म का ह्यूमन कल्टिवेटर एक ऐसे डेमन से लड़ रहा था जो इंसानी रूप ले चुका था। वह इंसान, जिसका नाम चरण था, नाराज होकर बोला, हरीश, मैंने किसी डेमन को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं तो बस यहाँ थोर पलस का इंतजार कर रहा था, फिर तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? डेमन हरीश ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, यह अब तक्षक डेमन किंग का क्षेत्र है। इंसानों को थोर रिज में आने की इजाज़त है, लेकिन यहाँ घुसना डेमन किंग का अपमान है। अगर समझदारी है तो तुरंत चले जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। चरण ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, मेरा किसी को नाराज करने का इरादा नहीं है, मैं अभी पीछे हट जाता हूँ। इतना कहकर वह उड़ते हुए उसी दिशा में आ गया जहाँ गंगा और बाकी लोग छिपे हुए थे। रोनी का चेहरा बदल गया और उसने तुरंत कहा, जल्दी छिप जाओ। सभी लोग नीचे उतरकर एक खाई में छिप गए और चुपचाप बाहर झांकने लगे। चरण कुछ दूरी पर रुककर पीछे मुड़ा और हरीश से पूछा, अब ठीक है? हरीश ने सिर हिलाया और चेतावनी दी, दोबारा कोशिश मत करना। चरण बड़बड़ाया, मैं तो बस घूम रहा था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तभी हरीश अचानक दूसरी दिशा में देखने लगा और बोला, तुम लोग भी मत समझो कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा, छिपकर बैठे हो, क्या यही बहादुरी है? ये सुनकर गंगा को अजीब लगा, क्योंकि डेमन आमतौर पर इस तरह बात नहीं करते। तभी उस दिशा से एक और व्यक्ति बाहर आया, जो काले धुएं जैसी डेमोनिक एनर्जी से घिरा हुआ था। वह ब्लैक फायर सेक्ट का सदस्य सूरज था। उसने झुककर कहा, हमारी वजह से डेमन किंग तक्षक नाराज हुए हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। थॉर पैलेस खुलते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। हरीश नाराज दिखा और बोला, इतने लोगों के साथ यहाँ आकर क्या तुम लोग इसे अपना इलाका समझ रहे हो? तभी अचानक एक विशाल टाइगर वहाँ प्रकट हुआ और इंसानी रूप में बदल गया। उसका नाम गोपाल था। उसने सूरज से कहा, तुम लोग यहाँ इतनी संख्या में आए हो, इसका मतलब तुम्हें ओपनिंग पॉइंट का पता है। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? सूरज असमंजस में पड़ गया, क्योंकि वह डेमन रेस से लड़ाई नहीं चाहता था।
तभी अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, कुछ छोटे कल्टिवेटर्स यहाँ तक आने की हिम्मत करते हैं और मेरे सिर पर बैठते हैं, बहुत हिम्मत है तुम लोगों में। यह आवाज सुनकर सभी लोग उस दिशा में देखने लगे, लेकिन गंगा और रोनी की टीम नहीं देख पाई, क्योंकि आवाज उनके ठीक नीचे से आई थी। उसी क्षण एक भयानक डेमोनिक प्रेशर फैल गया, वॉइड रेल्म का डेमन ठीक उनके नीचे मौजूद था। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतनी सावधानी के बाद भी वे डेमन रेस की नज़रों में आ जाएंगे। जैसे ही पीछे से वह आवाज गूंजी, गंगा का चेहरा तुरंत बदल गया। इतने सारे लोग आसपास छिपे हुए थे, फिर भी इस डेमन क्लैन ने खास तौर पर उनकी ही टीम को निशाना बनाया। क्या सच में वे सिर्फ कमजोर लोगों को चुन रहे थे? अचानक नीचे की चट्टानों से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। अगले ही पल, जिस चट्टान पर गंगा, रविंद्र, रोनी और बाकी लोग खड़े थे, वह हिलने लगी। वह धीरे धीरे जमीन से उठी और सबको अपने साथ ऊपर ले जाने लगी। गति इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला, और देखते ही देखते वे सब हवा में पहुंच गए। ये क्या हो रहा है? रूही ने घबराकर कहा। गंगा ने नीचे देखा और उसका चेहरा तुरंत सफ़ेद पड़ गया। उनके पैरों के नीचे कोई साधारण चट्टान नहीं थी, बल्कि एक विशाल रॉक शेप्ड मॉन्स्टर था, और वह भी वॉइड रेल्म का। वह एक रॉक स्किन्ड पाइथन था, जिसका पूरा शरीर पत्थर जैसा ठोस था, बिना किसी स्केल्स के। अगर वह जंगल में स्थिर पड़ा रहे, तो कोई पहचान भी नहीं सकता कि वह एक जीवित प्राणी है। गंगा के मन में तुरंत ख्याल आया, किस्मत ही खराब है। छिपने के लिए जगह चुनी और सीधे इसी मॉन्स्टर के ऊपर खड़े हो गए। ये पाइथन करीब 100 मीटर लंबा था। रूही डर से कांप उठी और तुरंत भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी गंगा ने जोर से कहा, रुको, हिलना मत। यहाँ सिर्फ यही पाइथन नहीं है, बल्कि गोपाल और हरीश जैसे वॉइड रेल्म के डीमंस भी हैं। अगर अभी हिले तो तुरंत मर जाओगे। रोनी का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और रूही को पकड़कर कहा, कोई नहीं हिलेगा। बाकी सभी लोग भी चुपचाप उस पाइथन की पीठ पर खड़े रहे, सांस तक रोककर। तभी वह रॉक स्किन्ड पाइथन, जिसका नाम वीर था, पीछे मुड़ा और सबको घूरते हुए जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर गोपाल नाराज हो गया और बोला, इतने छोटे सोल कंडेंसेशन वाले कल्टिवेटर्स हैं, सीधे मार देता। इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? वीर ने हंसते हुए कहा, मुझे तो मजा आ रहा है, देखो कैसे डर के मारे खड़े हैं। गोपाल ने आंखें घुमाईं और ठंडे स्वर में कहा, बस खत्म कर इन्हें, रास्ते का कांटा है। ये सुनकर रोनी और बाकी सभी के दिल धड़क उठे। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। गंगा भी समझ गया कि अब बातों से कुछ नहीं होगा। उसने तुरंत समरसॉल्ट क्लाउड निकालकर भागने का सोच लिया। लेकिन तभी अचानक दूर से एक शांत लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज आई, वीर, इन्हें छोड़ दो। यह आवाज सुनते ही सब चौंक गए। कोई समझ नहीं पाया कि यह कौन है, लेकिन अंदाजा सबको था। वीर ने उस दिशा में देखा और तुरंत सम्मान से बोला, तक्षक डेमन किंग, आप इन्हें छोड़ने को क्यों कह रहे हैं? अब सबको यकीन हो गया, यह आवाज तक्षक डेमन किंग की ही थी। सब हैरान थे। अभी कुछ देर पहले जब सूरज जैसे वॉइड रेल्म कल्टिवेटर पर हमला हो रहा था, तब डेमन किंग ने हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अब कुछ कमजोर सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर्स के लिए आदेश दे रहा है। पूरा थॉर रिज एकदम शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति सब पर हावी हो। कुछ पल बाद वीर, गोपाल और हरीश तीनों ने एक साथ सिर झुकाया और कहा, जी, तक्षक डेमन किंग। वीर ने गंगा और बाकी लोगों को एक बार फिर देखा, भौहें सिकोड़ी, लेकिन आदेश का पालन करते हुए उन्हें नीचे उतार दिया। वह तेजी से जमीन में घुस गया और गायब हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आसपास छिपे लोग कुछ समझ ही नहीं पाए कि आखिर उन लोगों में ऐसा कौन था जिसके कारण डेमन किंग ने खुद हस्तक्षेप किया। इधर गंगा का दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था, डेमन किंग ने उन्हें क्यों छोड़ा। उधर वीर के जाने के बाद गोपाल ने फिर सूरज की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, सच बताओ, क्या तुम्हें थॉर पैलेस की सही लोकेशन पता है? सूरज कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, हमें अंदाजा है। ये सुनते ही गोपाल और हरीश दोनों की आंखों में चमक आ गई। गोपाल ने पूछा, इतने सारे इंसान यहाँ जमा हुए हैं, इसका मतलब ओपनिंग पॉइंट यही है, सही? सूरज ने जवाब दिया, करीब 200 मील के दायरे में। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, लेकिन पास रहेंगे तो समय पर पहुंच जाएंगे। गोपाल ने हैरानी से पूछा, तुम लोगों ने ये कैसे पता लगाया?
हजारों साल से कोई इंसान यह नहीं कर पाया। सूरज ने शांत स्वर में कहा, ये जानकारी हमारे पोप ने दी है। ये सुनकर गोपाल हंस पड़ा, जिसका कल्टिवेशन सोल कंडेंसेशन भी नहीं है, वह थॉर पैलेस की लोकेशन बता रहा है। मजाक है? हरीश ने तुरंत उसे टोक दिया, क्योंकि ब्लैकफायर कल्ट को नाराज करना खतरनाक था। गोपाल ने बात को वहीं खत्म किया और सूरज से कहा, दूर रहो, डेमन किंग को डिस्टर्ब मत करना। सूरज ने सिर झुकाया और अपनी टीम के साथ 100 मील दूर चला गया। उसके बाद इंपीरियल प्रिसेप्टर्स मैंशन और डार्क रेड काउंटी के लोग भी पीछे हट गए। अब हरीश ने दूर खड़े चरण की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? अकेले हो, मरने से डर नहीं लगता? उसकी आवाज में साफ चेतावनी थी। अब ये जगह बेहद खतरनाक हो चुकी थी। हे, बेशक मुझे मरने से डर लगता है, चरण ने हरीश की ओर हाथ जोड़कर कहा, विदा। इतना कहने के बाद वह मुड़ा और जंगल में गायब हो गया। हालांकि ह्यूमन कल्टिवेटर्स ने तक्षक डेमन किंग के केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था, फिर भी उन्हें 100 मील पीछे धकेल दिया गया, जिससे अनडाइंग रेल्म के डेमन किंग की शक्ति का प्रदर्शन हुआ। हरीश और गोपाल ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों शक्तिशाली डीमंस नीचे उतरे। हरीश ने कहा, ह्यूमन एक्सपर्ट्स यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, उनकी जानकारी अधिक विश्वसनीय होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि थॉर पैलेस का खुलना इसी आसपास होगा। गोपाल ने कहा, खुलने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। हम तुरंत सोल कंडेंसेशन रेल्म से ऊपर के सभी डेमोनिक बीस्ट्स को यहाँ इकट्ठा होने और थॉर रिज में साथ प्रवेश करने के लिए सूचित करेंगे। हरीश ने सिर हिलाया और कहा, हमें सावधान रहना होगा और ह्यूमन कल्टिवेटर्स द्वारा रोके जाने से बचना होगा। वे नहीं चाहते कि बहुत सारे डीमंस थॉर पैलेस में प्रवेश करें। चर्चा करने के बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। उसी समय जब वह सर्पेंट चट्टानों की लेयर को तोड़कर गंगा और अन्य लोगों को चट्टानों के भीतर छिपी एक गुफा में ले आया, तो वह रुक गया। रोनी, रविंद्र और बाकी सभी लोग पूरी तरह स्तब्ध थे। उन्हें लगा था कि वे मरने वाले हैं, लेकिन किसी तरह वे बच गए। सीनियर, मेरी जान बख्शने के लिए धन्यवाद। रोनी होश में आया, वीर की ओर झुककर धन्यवाद व्यक्त किया। वो शरीर, जो अभी कुछ समय पहले 100 मीटर से अधिक लंबाई में सुप्त अवस्था में था, मुड़ा और सिकुड़ गया, अंततः डेमोनिक एनर्जी के एक बादल में लिपट गया और ह्यूमन रूप में बदल गया। वह एक लंबा, दुबला, गोरे रंग का युवक था, जिसने नीले वस्त्र पहन रखे थे, और उसके व्यक्तित्व में एक विद्वतापूर्ण आभा थी। हालांकि उसकी जोड़ी भयानक हरी आंखें कुछ सिनिस्टर लग रही थीं। वीर की दृष्टि वहां उपस्थित सभी लोगों पर घूमी और सभी को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई, जैसे उन्हें कांटों से चुभोया जा रहा हो। किसी को नहीं पता था कि वीर आगे क्या करेगा। तभी वीर ने अचानक गंगा की ओर देखा, हल्का सा हाथ जोड़कर गंभीर स्वर में कहा, यंग मास्टर के स्वॉर्ड टूम में किए गए वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में हमें तक्षक डेमन किंग ने पहले ही बता दिया है। डेमन रेस की मदद करने के लिए धन्यवाद। इसके अतिरिक्त थॉर पैलेस के खुलने से पहले आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी। गंगा पहले ही अनुमान लगा चुका था कि यही कारण है कि तक्षक डेमन किंग ने वीर को रोक दिया था, इसलिए वीर की बात सुनकर उसे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि रविंद्र, रोनी और अन्य लोग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि उनका जीवित बचना गंगा की वजह से था। जहां तक स्वॉर्ड टूम की बात है, वह क्या है? सभी लोग उलझन में थे, लेकिन किसी ने भी वीर के सामने पूछने की हिम्मत नहीं की। गंगा ने वीर को झुककर कहा, तो इन कुछ दिनों के लिए सीनियर वीर को कष्ट देना पड़ेगा। तुम डेमन रेस के मित्र हो। अब जब तुम थॉर रिज में अतिथि बनकर आए हो, तो हम स्वाभाविक रूप से तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। वीर मुस्कुराया, मुड़ा और उस मार्ग की ओर चल दिया जिसे उसने खोला था, कहते हुए, अगले कुछ दिनों तक तुम यहीं रहोगे। जब थॉर पैलेस खुलेगा, मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर वीर, गंगा ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। जैसे ही वह हिला, वह अत्यंत तेज गति से उस मार्ग में गायब हो गया। रोनी और अन्य लोगों की गंगा के प्रति दृष्टि बदल गई। वे कृतज्ञता, श्रद्धा और राहत महसूस कर रहे थे। अगर गंगा न होता, तो वे अभी मर चुके होते। जोशी फैमिली के सदस्य अधिक प्रश्न नहीं करना चाहते थे। उन्होंने गंगा को धन्यवाद दिया और फिर गुफा के एक कोने में बैठ गए, चुपचाप थॉर पैलेस के खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। हालांकि वे शांत नहीं हो पा रहे थे,
जो अभी हुआ था उससे वे अभी भी कुछ भयभीत थे। रविंद्र गंगा के पास आया और टेलीपैथिक मैसेज में पूछे बिना नहीं रह सका, सीनियर ब्रदर, सीनियर गैंग्सहे ने जो स्वॉर्ड टूम डेमन क्लैन का जिक्र किया वह क्या है? गंगा ने कुछ नहीं छिपाया और रविंद्र को स्वॉर्ड टूम में जो हुआ था सब बता दिया। ये सुनकर रविंद्र काफी चौंक गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कहानी में इतने मोड़ होंगे। आखिरकार उसे समझ आ गया कि गंगा डीमंस को अंधाधुंध क्यों नहीं मारता। अगले कुछ दिनों तक गुफा शांत रही। इस दिन रोनी ने सभी से कहा, थॉर पैलेस अगले 1-2 दिनों में खुल जाना चाहिए, सभी लोग तैयार रहें। सभी ने सिर हिलाया और कुछ उत्साहित थे। तभी वीर की आवाज मार्ग से आए, थॉर पैलेस खुल गया है, तुम्हें तुरंत मार्ग से बाहर आकर थॉर पैलेस की ओर जाना होगा। ये सुनते ही गंगा और अन्य लोगों की आंखें चमक उठीं और वे एक के बाद एक मार्ग की ओर उड़ गए, चट्टानों की लेयर को पार करते हुए फिर से सतह पर लौट आए। वीर पास ही खड़ा था। उन्हें बाहर आते देख उसने गंगा से कहा, एक बार जब तुम थॉर पैलेस में प्रवेश करोगे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, तब सावधान रहना। और यह भी, हालांकि तुमने डेमन रेस की मदद की है लेकिन सभी डीमंस तुम्हारे प्रति आभारी नहीं होंगे, तुम्हें सतर्क रहना होगा। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, सीनियर, गंगा ने कहा। वीर ने सिर हिलाया, रॉक स्किन पाइथन के रूप में बदल गया और हवा में उड़ते हुए पूर्व दिशा की ओर चला गया। गंगा ने पूर्व दिशा की ओर देखा और पाया कि आकाश घने कोहरे से ढका हुआ था, जो 10 मील से भी अधिक चौड़ा और अत्यंत घना था। यहाँ तक कि अपनी आंखों में ट्रू एसेंस केंद्रित करने के बाद भी वो कोहरे के पार नहीं देख सका। उस सफ़ेद कोहरे के चारों ओर से चमकीले छज्जे बाहर निकल रहे थे, जिनके अग्रभाग पर पक्षियों और जानवरों की नक्काशी थी, मानो वे शुद्ध सोने से बने हों और चमक रहे हों। कहने की आवश्यकता नहीं थी कि थॉर पैलेस उसी सफ़ेद कोहरे में छिपा हुआ था। इस समय थॉर पैलेस के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह शांत था। हवा में कोई इंसान या डेमन नहीं था, सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। नीचे जंगल से दूर से सरसराहट की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि कल्टिवेटर्स जमीन पर आगे बढ़ रहे थे। हजारों मील दूर से कल्टिवेटर्स इस क्षेत्र में थॉर पैलेस को देखकर दौड़े चले आ रहे थे। हालांकि कई कल्टिवेटर्स 300 मील की दूरी पर रुक गए। उन्होंने पाया कि थॉर पैलेस सीधे डेमन किंग के क्षेत्र के ऊपर था और यदि वे आगे बढ़ते तो डेमन किंग को नाराज करते और मारे जाने का जोखिम उठाते। गंगा भी नहीं हिला और मन ही मन सोचने लगा, जो कल्टिवेटर्स और डीमंस पहले यहाँ पहुँच चुके हैं वे सभी ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि पहले कौन चुप्पी तोड़ेगा। हा, अगर तुम लोग नहीं जा रहे तो मैं जाता हूँ। अचानक एक जोरदार हंसी गूंजी। एक आकृति नीचे से तेज गति से उड़ती हुई निकली और सीधे आकाश में घने सफेद कोहरे की ओर बढ़ गई। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चरण था, जो पहले हरीश से लड़ चुका था। किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही चरण सफेद कोहरे में समा गया और फिर शांत हो गया। किसी को नहीं पता था कि कोहरे के भीतर क्या हो रहा है। धड़ाम! अचानक सफेद कोहरे से एक जोरदार धमाका हुआ। तुरंत उसके बाद एक सुनहरी रोशनी कोहरे से निकलकर आकाश को चीरती हुई हजारों मील तक फैल गई। वो सुनहरी रोशनी इतनी चकाचौंध थी कि सीधे देखना असंभव था। सफेद कोहरे से झांकते हुए छज्जों को देखते हुए जिस दिशा से सुनहरी रोशनी निकल रही थी वह थॉर पैलेस का द्वार होना चाहिए। सुनहरी रोशनी एक गोल स्तंभ के रूप में थी, जिसका व्यास कई किलोमीटर था। तो क्या थॉर पैलेस का द्वार भी इतना ही विशाल है? जब गंगा इस बारे में सोच रहा था, तभी अचानक जंगल से 30 से अधिक लोग उड़कर बाहर आए, जिनमें कुछ कंडेंसेशन रेल्म के थे और बाकी स्पिरिचुअल रेल्म के। स्पष्ट था कि चरण को थॉर पैलेस में प्रवेश करते देख कुछ लोग आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए और कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि चरण ने तब प्रवेश किया था जब सभी लोग असावधान थे और इस समय बाहर निकलने वाला ये समूह निस्संदेह सभी के क्रोध का लक्ष्य बन गया। येलो रिज काउंटी, ब्लैकफायर सेक्ट, इंपीरियल प्रिसेप्टर्स मैंशन। इन शक्तियों को अंदर की जानकारी थी, इसलिए वे पहले से ही इकट्ठा होकर थॉर पैलेस के खुलने का इंतजार कर रही थीं। हालांकि बहुत से कल्टिवेटर्स जो आसपास भटक रहे थे या डेरा डाले हुए थे, उन्होंने जब यहाँ थॉर पैलेस को खुलते देखा तो उन्हें लगा कि उनकी किस्मत चमक गई है। जो 30 से अधिक लोगों का समूह अभी बाहर निकला था, वह भी इसी कैटेगरी का था। जल्दी!
वे लोग कुछ घबराए हुए चिल्लाए और अपनी गति बढ़ाकर आसमान में ऊंचाई पर लटके हुए सफ़ेद कोहरे की ओर बढ़ने लगे। लेकिन वे 100 मीटर भी आगे नहीं बढ़ पाए थे कि नीचे जंगल से सैकड़ों गहरे लाल रंग की डेमोनिक एनर्जी अचानक बाहर निकली और पल भर में उन 30 से अधिक लोगों को घेर लिया। उनके पास प्रतिरोध करने की जरा भी शक्ति नहीं थी और वे तुरंत ही धूल में बदल गए। आसमान में फैली खून की धुंध का दृश्य अत्यंत भयावह था। जो ह्यूमन कल्टिवेटर्स अभी आगे बढ़ने वाले थे, उन्होंने तुरंत खुद को रोक लिया और सही मौके का इंतजार करने लगे। आखिरकार डेमन रेस यहाँ इकट्ठा थी और की डेमन किंग स्वयं मौजूद था। जो भी आगे बढ़ने की हिम्मत करता, उसका वही हाल होता जो अभी उन 30 लोगों का हुआ था। इस समय कई लोग चरण से ईर्ष्या करने लगे, जो सबसे पहले थॉर पैलेस में घुस गया था। हालांकि चरण अकेला था और वॉइड रेल्म में था, इसलिए वो सभी को चौंकाकर अंदर जा सका। अगर कोई सोल कंडेंसेशन रेल्म कल्टिवेटर ऐसा करने की कोशिश करता, तो वह उस विशाल सफ़ेद कोहरे तक पहुंच ही नहीं पाता। जंगल के भीतर रूबीना ने आसमान से गिरती खून की बारिश को देखा और भौहें सिकोड़कर कहा, ये डीमंस बिना वजह इंसानों को मारते हैं, ये बहुत क्रूर है। इंपीरियल प्रिसेप्टर्स मैंशन का डेमन रेस के साथ रिश्ता कंपैरेटिवली अच्छा था और रूबीना तो यहाँ तक चाहती थी कि इंसान और डेमन शांति से रहें, लेकिन प्रेजेंट स्थिति उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। विनोद ने कहा, तर्क से देखें तो थॉर पैलेस थॉर रिज में प्रकट हुआ है, जो डेमन रेस के लिए एक अवसर है। हम इंसान अपनी ताकत से उनके संसाधन छीनने आते हैं और वे हमें मारते हैं। इसमें सही कौन है और गलत कौन, ये कहना आसान नहीं है। रूबीना ने होंठ भींचे और विषय बदलते हुए कहा, समझौते के अनुसार टॉक्सिक डेमन किंग को खुद हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सही? तो फिर हम क्यों डरें? सभी ह्यूमन कल्टिवेटर्स एक साथ निकल सकते हैं और सीधे थॉर पैलेस में प्रवेश कर सकते हैं। विनोद की आंखों में गंभीरता झलक उठी। उसने कहा, सब लोग मौके का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम अभी बाहर निकलते हैं तो डेमन रेस के साथ बड़ा युद्ध होना तय है और ऐसा कोई नहीं चाहता। इसके अलावा थॉर पैलेस की लोकेशन की जानकारी फैल चुकी है और बहुत सारे डीमंस यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। अगर सीधी लड़ाई हुई तो भले ही की डेमन किंग हस्तक्षेप न करे, इंसान शायद उन्हें रोक नहीं पाएंगे। रूबीना ने हल्का सा भौहें सिकोड़कर पूछा, तो अब क्या करें? विनोद के बोलने से पहले सामने खड़े किशन ने कहा, इंतजार करो। इस बार की स्थिति पहले जैसी नहीं है। पहले इंसान और डीमंस बिखरे रहते थे और कोई बड़ा टकराव नहीं होता था, लेकिन इस बार लगभग सभी शक्तिशाली लोग यहाँ जमा हैं। जरा सी चूक भी बड़े युद्ध को जन्म दे सकती है। केवल इंपीरियल प्रिसेप्टर्स मैंशन ही नहीं, बल्कि डार्क रेड काउंटी, ब्लैकफायर कल्ट और अन्य कई ह्यूमन शक्तियां भी प्रतीक्षा कर रही थीं। वे किसका इंतजार कर रहे थे? वे चाहते थे कि डेमन रेस पहले थॉर पैलेस में प्रवेश करे। हालांकि अंदर जाकर भी लड़ाई होगी, लेकिन वह यहाँ सीधे टकराव से कहीं कम स्तर की होगी। सीधे शब्दों में कहें तो सब लोग खजाने के लिए आए थे और कोई भी अनावश्यक लड़ाई नहीं चाहता था। समय तेजी से बीतता गया और देखते ही देखते आधा घंटा गुजर गया। इसका मतलब था कि थॉर पैलेस आधे घंटे में बंद हो जाएगा। फिर भी न इंसान हिले और न ही डीमंस। आखिरकार कोई खुद को रोक नहीं पाया। जंगल से सरसराहट की आवाज आई और बड़ी संख्या में ह्यूमन कल्टिवेटर्स बाहर निकले और ऊपर सफेद कोहरे में छिपे थॉर पैलेस की ओर उड़ने लगे। ये समूह बहुत बड़ा था। गंगा ने अनुमान लगाया कि इसमें कम से कम 10,000 लोग थे। स्पष्ट था कि ओपनिंग पॉइंट की खबर फैल चुकी थी और ये लोग पहले से यहाँ इंतजार कर रहे थे। हालांकि उनकी संख्या बहुत थी, लेकिन उनकी शक्ति असमान थी। 30 से अधिक कंडेंसेशन रेल्म में थे और बाकी स्पिरिचुअल रेल्म, ट्रू पैलेस रेल्म, पर्पल पैलेस रेल्म और ट्रांसेंडेंट रेल्म में थे। यहाँ तक कि कॉ फॉर्मेशन रेल्म के कई 100 कल्टिवेटर्स भी इस भीड़ में शामिल थे। जैसे ही ये 10,000 का समूह निकला, वे तुरंत फैल गए ताकि एक साथ निशाना न बने और अफरातफरी में थॉर पैलेस में घुस सकें। हालांकि सभी जानते थे कि इससे मौत हो सकती है, फिर भी वे इस उम्मीद से भरे थे कि शायद वे ही बच जाएं। लेकिन उनकी सोच गलत साबित हुई। जैसे ही वे हिले, नीचे से हजारों डेमोनिक एनर्जीज निकलीं, हर एक इतनी शक्तिशाली कि सोल कंडेंसेशन रेल्म के कल्टिवेटर के पूरे हमले के बराबर थी। ये हमले उन सोल कंडेंसेशन रेल्म डीमंस ने किए थे जो जंगल में छिपे हुए थे।
इन हजारों डेमोनिक एनर्जीज ने पल भर में हजारों लोगों को मार डाला और 10,000 की टीम का अक्सर हिस्सा खत्म हो गया। इस भयानक हमले ने आसमान में बचे कल्टिवेटर्स को डरा दिया, उनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए और उन्होंने तुरंत अपनी पूरी शक्ति लगाकर थॉ पैलेस की ओर भागने की कोशिश की। उन्हें लगा कि वे भाग्यशाली हैं और अंदर पहुंच जाएंगे, लेकिन तभी नीचे से दो विशाल आकृतियां उभरी, दो वॉइड रेल्म डीमंस। उन्होंने अचानक हमला किया और बिना भेदभाव के सब पर वार किया। उनकी डेमोनिक एनर्जी मीलों तक फैल गई और सभी बचे हुए कल्टिवेटर्स को घेर लिया। मैं नहीं, चीखें गूंज उठीं। वॉइड रेल्म डीमंस के सामने सोल कंडेंसेशन से नीचे के कल्टिवेटर्स के लिए ये सीधा नरसंहार था। पल भर में 10,000 से अधिक कल्टिवेटर्स मारे गए और कोई भी थॉ पैलेस तक नहीं पहुंच पाया। जो लोग अभी तक मौके का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने खून से लाल आसमान देखकर अपनी योजना छोड़ दी और असमंजस में पड़ गए। गंगा ने ऊपर देखा और पाया कि हमला करने वाले दो डीमंस वीर और गोपाल थे। उसने भौहें सिकोड़ लीं। वीर उसके साथ मित्रवत था, लेकिन बाकी इंसानों के प्रति उसने जरा भी दया नहीं दिखाई और एक ही पल में हजारों को मार डाला। ह्यूमन की इस स्थिति को देखकर जोशी फैमिली के लोग भी गंभीर हो गए। रोनी ने कुछ देर सोचा और कहा, लगता है डेमन रेस इंसानों को थॉ पैलेस में प्रवेश करने से रोकना चाहती है। रूही ने पूछा, तो डीमंस क्या करेंगे? रोनी ने कहा, वे शायद थॉ पैलेस बंद होने से ठीक पहले प्रवेश करेंगे। ये कहते हुए उसने गंगा की ओर देखा और पूछा, गंगा, क्या तुम डेमन रेस से कह सकते हो कि हमें अंदर जाने दें? गंगा ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, थोड़ा इंतजार करो। इस बार कम से कम 10 वॉइड रेल्म कल्टिवेटर्स और हजारों सोल कंडेंसेशन रेल्म के लोग आए हैं। डेमन रेस इतनी निर्दयी नहीं होगी कि सबको खत्म कर दे। अगर ऐसा हुआ तो इंसानों का प्रतिरोध शुरू हो जाएगा और डेमन रेस को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। रोनी ने कहा, लेकिन उनके पास तक्षक डेमन किंग है। गंगा ने जवाब दिया, समझौते के कारण तक्षक डेमन किंग खुद हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर उसने किया तो यह इंसानों के खिलाफ युद्ध की घोषणा होगी। स्वॉर्ड टूम की घटना के बाद डेमन रेस ऐसा जोखिम नहीं लेगी। गंगा की बात सुनकर रोनी चुप हो गया। उसी समय जंगल से एक ठंडी आवाज गूंजी, गोपाल, वीर, तुम लोग कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। क्या तुम इंसानों को थॉ पैलेस में प्रवेश करने से रोकना चाहते हो? जैसे ही वह आवाज गूंजी, एक आकृति तेजी से हवा में उठी और सबके सामने आकर ठहर गई। वो वॉइड रेल्म का एक शक्तिशाली कल्टिवेटर था। जब गंगा ने ध्यान से देखा तो उसने तुरंत पहचान लिया कि यह व्यक्ति ब्लैक फायर सेक्ट का सूरज है। उसकी उपस्थिति में एक प्रकार का दबाव और आत्मविश्वास था, जो स्पष्ट रूप से उसकी ऊंची स्थिति और शक्ति को दर्शा रहा था। गोपाल ने सूरज की ओर ठंडी नजरों से देखा और शांत लेकिन तीखे स्वर में कहा कि इंसानों को थोर पैलेस में प्रवेश करने से रोका नहीं गया है। वे जब चाहें आ सकते हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उनमें पर्याप्त क्षमता है या नहीं। उसके शब्दों में स्पष्ट रूप से चुनौती और तिरस्कार झलक रहा था। सूरज ने भौहें सिकोड़ ली और गंभीर स्वर में पूछा कि क्या तक्षक डेमन किंग इंसानों के साथ युद्ध शुरू करना चाहता है? ये प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं था, बल्कि एक प्रकार की चेतावनी भी थी। गोपाल ने सिर हिलाया और कहा कि अफवाहें फैलाने की आवश्यकता नहीं है। वे केवल डेमन किंग के क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। उसने पलटकर पूछा कि क्या इंसानों को इस स्थान में घुसने का कोई अधिकार है? सूरज ने संयम बनाए रखते हुए उत्तर दिया कि उनका उद्देश्य तक्षक डेमन किंग को उकसाना नहीं है, लेकिन थोर पैलेस उसी क्षेत्र के ऊपर स्थित है, तो क्या वे केवल इस कारण रास्ता बदल लें? इस पर गोपाल ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा कि वह किसी को रास्ता बदलने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन उसके शब्दों में छिपी धमकी स्पष्ट थी। सूरज, जो कि वॉइड रेल्म का एक अनुभवी कल्टिवेटर था और ब्लैक फायर सेक्ट में उच्च पद पर था, पहले ही एक कदम पीछे हट चुका था और अपने लोगों को 100 मील पीछे ले गया था। लेकिन अब जब उसे इस तरह से धमकाया गया तो उसके भीतर क्रोध उबलने लगा। फिर भी वह अत्यंत चतुर और संयमित था। उसने नीचे फैले माउंटेन और जंगलों की ओर इशारा करते हुए कहा कि यहाँ हजारों ह्यूमन कल्टिवेटर्स एकत्रित हैं, जिनमें कई वॉइड रेल्म के भी हैं, और यदि वास्तव में युद्ध छिड़ गया तो परिणाम अनिश्चित हो सकता है। गोपाल ने उपहास भरे भाव से कहा कि मनुष्य सबसे अधिक बिखरी हुई जाति हैं, वे आपस में ही लड़ते रहते हैं, ऐसे में वे डेमन रेस के विरुद्ध कैसे एकजुट हो सकते हैं? उसके शब्दों में गहरा तिरस्कार था।
तभी अचानक नीचे से एक और आकृति तेजी से ऊपर उठी। यह एक मध्य आयु का व्यक्ति था, जिसने चमकीले पीले रंग का वस्त्र पहन रखा था। उसका चेहरा गंभीर और व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। वह भी वॉइड रेल्म का कल्टिवेटर था, और वह कोई और नहीं बल्कि डार्क रेड काउंटी का प्रिंस धर्म था। धर्म ने हल्का सा झुककर गोपाल को अभिवादन किया और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि उन्हें थॉर रिज में प्रवेश करने से न रोका जाए, अन्यथा उन्हें बल प्रयोग करना पड़ेगा। उसकी निडरता देखकर गोपाल की आंखों में क्रोध की चमक उभरी और उसने पूछा कि वह कौन है। धर्म ने अपनी आस्तीन हिलाते हुए गर्व से अपना परिचय दिया कि वह डार्क रेड काउंटी का प्रिंस है। ये सुनकर गोपाल ने ठंडे स्वर में कहा कि अब समझ आया कि वह इतना अहंकारी क्यों है, क्योंकि वह रॉयल फैमिली से है। हालांकि वह बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन भीतर से सतर्क हो गया था, क्योंकि हेवनली सेंट एम्पायर अत्यंत शक्तिशाली था और डेमन टेरिटरीज मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए वह सीधे टकराव से बचना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि वे थॉर पैलेस में प्रवेश करना चाहते हैं तो वह यहीं खड़ा रहेगा और देखेगा कि उनमें कितनी क्षमता है। धर्म ने क्रोधित होकर आदेश दिया और तुरंत ही नीचे जंगलों से सैकड़ों लोग उड़कर ऊपर आ गए। उनमें से प्रत्येक कम से कम कंडेंसेशन रेल्म का कल्टिवेटर था और उनमें 2 वॉइड रेल्म के भी थे। ये डार्क रेड काउंटी की सेना थी। ये देखकर सूरज की आंखें ठंडी हो गईं और उसने अपने लोगों को संकेत दिया। अगले ही क्षण नीचे से गहरी डेमोनिक एनर्जी उठी और सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए, जिनके चेहरों पर कठोरता और भयावहता थी। ये ब्लैक फायर सेक्ट के लोग थे और उनकी संख्या डार्क रेड काउंटी के बराबर थी, लेकिन उनके पास 5 वॉइड रेल्म कल्टिवेटर्स थे। इस प्रकार अब ह्यूमन पक्ष में कुल 9 वॉइड रेल्म कल्टिवेटर्स हो गए। गंगा ने ध्यान से ब्लैक फायर सेक्ट की ओर देखा, लेकिन उसे उनमें से कोई परिचित चेहरा नहीं दिखा। उसे ये समझ आ गया कि ये लोग पोप फैक्शन के नहीं, बल्कि वाइस पोप फैक्शन के हैं। धर्म और सूरज ने एक दूसरे की ओर देखा। भले ही उनके बीच मतभेद थे, लेकिन इस समय उन्होंने समझदारी दिखाई और एक अस्थायी गठबंधन बना लिया। धर्म ने गोपाल से कहा कि यदि वे रास्ता नहीं देंगे तो उन्हें बलपूर्वक आगे बढ़ना पड़ेगा। इस पर वीर हंस पड़ा और बोला कि यह डेमन रेस का क्षेत्र है, और यदि वे संख्या के आधार पर दबाव बनाना चाहते हैं तो डेमन रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गोपाल ने जोर से आदेश दिया और तुरंत ही माउंटेन और जंगलों से हजारों डीमंस बाहर आ गए। वे सभी सोल कंडेंसेशन रेल्म के थे और विभिन्न रूपों में दिखाई दे रहे थे। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि उनका गर्जन और चीखें वातावरण को कंपा रही थीं। उनके बीच 5 ह्यूमन आकार के डीमंस भी थे, जो स्पष्ट रूप से वॉइड रेल्म के थे। इस शक्ति प्रदर्शन के बाद डेमन रेस किसी भी तरह से कमजोर नहीं लग रही थी, बल्कि उनकी संख्या और आक्रामकता ने ह्यूमन के उत्साह को दबा दिया। गोपाल और वीर चुपचाप रास्ता रोके खड़े रहे और नीचे मौजूद ह्यूमन को घूरते रहे। ये देखकर धर्म और सूरज दोनों के चेहरे गंभीर हो गए। धर्म ने नीचे एक दिशा में देखा और अपनी ट्रू एसेंस के माध्यम से किसी को संदेश भेजा। कुछ ही क्षणों बाद एक और दल माउंटेन से निकलकर ऊपर आया। उनका गठन भी उतना ही प्रभावशाली था, लेकिन उनके पास केवल 2 वॉइड रेल्म कल्टिवेटर्स थे। उनके नेता जैकी थे, जो धर्म के चचेरे भाई और टियानन काउंटी के प्रिंस थे। गंगा ने ये दृश्य देखा और मन ही मन सोचा कि हेवनली सेंट एम्पायर वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली है और उसके पास न जाने कितने वॉइड रेल्म कल्टिवेटर्स होंगे। जैकी ने आते ही युद्ध शुरू करने की बात कही, लेकिन धर्म ने उसे रोका और कहा कि अभी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने रणनीति बनाते हुए कहा कि पहले फॉर्मेशन तैयार किया जाए और यदि डेमन रेस नहीं हटती तभी हमला किया जाए। इसके बाद धर्म ने सूरज से पूछा कि क्या वह अन्य शक्तिशाली लोगों से संपर्क कर सकता है। ये केवल एक सामान्य प्रश्न था, क्योंकि ब्लैक फायर सेक्ट को अन्य शक्तियों द्वारा पसंद नहीं किया जाता था। लेकिन सूरज ने कुछ सोचकर कहा कि वह संपर्क कर सकता है, लेकिन वे लोग उनके होली चर्च के पोप के अधीन हैं और वह स्वयं केवल प्रोटेक्टर है, इसलिए वह उन्हें आदेश नहीं दे सकता। ये सुनकर धर्म और जैकी दोनों चौंक गए और उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि क्या उनका पोप भी यहाँ मौजूद है। सूरज ने नीचे की ओर एक नज़र डाली और फिर धर्म तथा जैकी से शांत स्वर में कहा कि उनकी होली सेक्ट का पोप भी इस समय नीचे कहीं अपने लोगों के साथ मौजूद है, लेकिन उन्हें उसकी सटीक स्थिति का पता नहीं है। ये सुनकर धर्म के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दी और उसने पूछा कि जब उनका पोप भी यहाँ है तो ब्लैकफायर कल्ट के लोग एक साथ क्यों नहीं आए। इस पर सूरज ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया कि उन्होंने जानबूझकर खुद को 2 समूहों में बांट रखा है।
हालांकि धर्म इस बात को आसानी से मानने वाला नहीं था। वह पहले से ही ब्लैकफायर कल्ट के अंदर चल रही आंतरिक कलह के बारे में जानता था। भले ही यह जानकारी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं थी, लेकिन रॉयल फैमिली तक इस प्रकार की खबरें पहुंच ही जाती थीं। उसे पता था कि एक वाइस पोप सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहा है और इसी कारण ब्लैकफायर कल्ट दो धड़ों में बंट चुका है, जो खुलकर और छुपकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उसके सामने खड़ा सूरज स्पष्ट रूप से वाइस पोप के गुट का व्यक्ति था। स्थिति को भलीभांति समझते हुए धर्म ने उससे पूछा कि क्या वह अपने पोप से संपर्क कर सकता है। सूरज ने सिर हिलाकर कहा कि यह उसके बस में नहीं है, लेकिन अगर वह जोर से पुकारे तो संभव है कि पोप तक उसकी आवाज पहुंच जाए। धर्म ने भौहें सिकोड़ी। वह वॉइड रेल्म का एक सम्मानित कल्टिवेटर था और वह इस तरह से चिल्लाकर किसी को बुलाने जैसी हरकत नहीं कर सकता था। इसके अलावा यदि रॉयल फैमिली को ब्लैकफायर कल्ट से सहायता लेनी पड़े तो यह उनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ होता। उसने तुरंत इस विचार को त्याग दिया और जैकी की ओर मुड़कर पूछा कि इंपीरियल प्रिसेप्टर्स मैंशन के लोग कहाँ हैं। जैकी ने बताया कि जनरल जुओ अंग उनके नेतृत्व में आए हैं, लेकिन अभी तक उनका सामना नहीं हुआ। कुछ समय के लिए धर्म गहरी सोच में पड़ गया। वह चाहता था कि ह्यूमन की शक्ति को एकजुट किया जाए, लेकिन जैसा कि गोपाल ने कहा था, मनुष्य बिखरे हुए थे और उन्हें एक साथ लाना बेहद कठिन था। दूसरी ओर डेमन रेस ने सूचना मिलते ही अपने अधिकतर सोल कंडेंसेशन रेल्म के योद्धाओं को एकत्र कर लिया था, जिससे उनकी एकता स्पष्ट झलक रही थी। मनुष्य इसके विपरीत थे, जो न तो जानकारी साझा करना चाहते थे और न ही एकजुट होना। तभी अचानक आकाश में फैले सफेद धुंध के भीतर से एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। उस धुंध को चीरकर निकल रही सुनहरी रोशनी धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और उसकी चमक भी कम होने लगी। ये देखकर धर्म का चेहरा बदल गया और उसने गंभीर स्वर में कहा कि स्थिति खराब है। थॉर पैलेस बंद होने वाला है और उनके पास केवल 15 मिनट का समय बचा है। यदि वे इस समय के भीतर प्रवेश नहीं कर पाए तो उन्हें फिर 100 वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा। जैकी के भीतर तुरंत युद्ध का जोश जाग उठा। उसने अपने हाथ में 5 पैटर्न वाला शैन वेपन फैंक्शन हैल्बर्ड निकाल लिया और धर्म से कहा कि अब और देर करना ठीक नहीं, उन्हें तुरंत हमला करना चाहिए। धर्म ने एक पल सोचा, उसकी आंखों में गहरी रणनीति की झलक थी। फिर उसने गोपाल की ओर देखकर ऊंची आवाज में कहा कि अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। वे बलपूर्वक रास्ता बनाएंगे और थॉर पैलेस में प्रवेश करेंगे। गोपाल ने बिना डरे चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों पक्ष पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार हो गए। वातावरण में तनाव चरम पर था और ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण भयंकर युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन तभी अचानक आकाश में 2 आकृतियां प्रकट हुईं और वे डेमन रेस तथा ह्यूमन के बीच आकर ठहर गईं। उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति था, जिसने सफेद वस्त्र पहन रखे थे। उसके बाल ऊपर बंधे हुए थे, शरीर दुबला लेकिन ऊंचा था और उसके व्यक्तित्व में एक अलौकिक शांति और गरिमा थी, मानो वह किसी दूसरे ही लोक का निवासी हो। उसके साथ एक स्त्री थी, जिसने सफेद लहराते वस्त्र पहने थे। उसकी चाल में एक अद्भुत सौम्यता थी और उसके लंबे काले बाल हवा में लहराते हुए उसे किसी डिवाइन अप्सरा जैसा बना रहे थे। उसने अपना चेहरा एक सफेद घूंघट से ढका हुआ था, जिससे उसकी पहचान पूरी तरह छिपी हुई थी। गंगा केवल उनकी पीठ देख पा रहा था, लेकिन उनके व्यक्तित्व से ही वह अत्यंत प्रभावित हो गया। इन दोनों के अचानक प्रकट होने से दोनों पक्षों के बीच का तनाव कुछ समय के लिए थम गया। वे दोनों बिना किसी की परवाह किए धीरे धीरे ऊपर स्थित विशाल महल की ओर बढ़ते रहे, मानो उनके लिए आसपास की कोई भी शक्ति महत्व नहीं रखती हो। गोपाल ने उस वृद्ध को घूरते हुए कठोर स्वर में पूछा कि क्या वह भी थॉर पैलेस में प्रवेश करना चाहता है। वृद्ध ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसने विनम्रता से कहा कि वह स्वयं अंदर नहीं जाएगा, बल्कि केवल अपनी शिष्या को अंदर भेजने आया है। गोपाल ने ठंडे स्वर में कहा कि अब थॉर पैलेस बंद है और किसी भी ह्यूमन को प्रवेश की इजाजत नहीं है। वृद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ अनुरोध किया कि केवल उसकी शिष्या को जाने दिया जाए, इससे कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन गोपाल के पीछे खड़े एक वॉइड रेल्म के डेमन पाशा ने क्रोधित होकर इसे अपमान समझा और तुरंत आक्रमण कर दिया। वीर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पाशा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और प्रचंड डेमोनिक एनर्जी के साथ वृद्ध की ओर बढ़ गया। वृद्ध ने शांत स्वर में अपनी शिष्या से कहा कि वे आगे बढ़ते रहें। वह पूरी तरह निडर था, मानो उसे किसी भी खतरे का भय न हो। पाशा ने अपने असली रूप में परिवर्तन कर लिया और एक विशाल क्लाउड फ्लाइंग ईगल बन गया, जिसके पंखों का फैलाव 100 मीटर से भी अधिक था।
उसकी गति इतनी तेज थी कि वह मानो क्षण भर में स्थान बदल रहा हो। एक ही पल में वह वृद्ध और उसकी शिष्या के सामने पहुंच गया और अपने विशाल तीखे पंजों से उन पर हमला कर दिया। उसके पंजों में इतनी भयानक शक्ति थी कि 1000 मीटर दूर से भी उसका दबाव महसूस किया जा सकता था। ये दृश्य देखकर ह्यूमन पक्ष के सभी लोग भयभीत हो गए, यहाँ तक कि धर्म और सूरज जैसे वॉइड रेल्म के कल्टिवेटर्स के लिए भी इस हमले को रोकना आसान नहीं था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस वृद्ध ने बिल्कुल भी घबराहट नहीं दिखाई। जब पाशा का हमला उनके बेहद करीब पहुंच गया, तब उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई भी उसे स्पष्ट रूप से देख नहीं पाया। उसने केवल अपनी उंगलियों से एक हल्का सा इशारा किया, मानो वह उस भयानक हमले को बेहद साधारण समझ रहा हो। सभी लोग अपनी सांसें रोककर ये दृश्य देखने लगे, क्योंकि वृद्ध का ये शांत और आत्मविश्वासी व्यवहार उसकी असाधारण शक्ति का संकेत दे रहा था। जैसे ही सभी लोग उस वृद्ध की अद्भुत आत्मविश्वास से भरी मुद्रा को देखकर आश्चर्य में डूबे हुए थे, उसी क्षण उसने अपनी उंगलियों के सिरे पर हल्की सी ट्रू एनर्जी को एकत्र किया। वह ऊर्जा एक छोटी सी चमकती गेंद के रूप में उसकी उंगलियों पर स्थिर हो गई, और अगले ही पल उसने उसे बेहद सहजता से पाशा के विशाल बाज जैसे पंजे की ओर झटका। अचानक एक भयंकर धमाका हुआ, जिसकी गूंज चारों ओर फैल गई। बैंग की उस आवाज के साथ ही हवा में खून की धुंध छा गई। पाशा का दाहिना पंजा पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था, मानो वह कभी अस्तित्व में ही न रहा हो। उस वृद्ध की केवल एक उंगली के हल्के से प्रहार ने पाशा जैसी शक्तिशाली सत्ता को पूरी तरह परास्त कर दिया था। उसकी शक्ति इतनी भयावह और ओवरवेलमिंग थी कि उसने पाशा को बिना किसी संघर्ष के कुचल दिया। चारों ओर खून बिखर गया, लेकिन उसी समय एक हल्का सा वायु भंवर उत्पन्न हुआ जिसने उस वृद्ध और उसकी शिष्या को चारों ओर से घेर लिया। उस हवा ने सारा रक्त दूर उड़ा दिया, और दोनों के सफ़ेद वस्त्र एकदम निर्मल और स्वच्छ बने रहे, जैसे उन पर धूल का एक कण भी न पड़ा हो। पाशा दर्द से चीख उठा, उसकी आवाज में पीड़ा और भय दोनों स्पष्ट थे। वह तेजी से पीछे हटकर गोपाल के पास पहुंच गया। उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं, बल्कि गहरा भय और सम्मान था। उसने दांत भींचकर भारी स्वर में कहा कि यह व्यक्ति अनडाइंग रेल्म में है, यह निश्चित रूप से इमॉर्टल स्तर का अस्तित्व है। उसके ये कहने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि डेमन रेस और ह्यूमन दोनों ही यह समझ चुके थे कि वह वृद्ध साधारण नहीं है। यदि वह इमॉर्टल रेल्म में न होता, तो इतनी सहजता से पाशा जैसे वॉइड रेल्म के शक्तिशाली डेमन को परास्त नहीं कर सकता था। वृद्ध ने शांत नजरों से पाशा की ओर देखा और गहरे स्वर में कहा कि वह तक्षक के सम्मान में उसकी जान बख्श रहा है, लेकिन यदि उसने दोबारा हमला करने की कोशिश की, तो वह इतना विनम्र नहीं रहेगा। उसके शब्दों में कोई क्रोध नहीं था, लेकिन उनमें छिपी चेतावनी अत्यंत भयावह थी। डेमन रेस की ओर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। कुछ डीमंस जो क्रोध में थे और बदला लेना चाहते थे, उन्हें भी अन्य वॉइड रेल्म डीमंस ने रोक दिया। वे समझ चुके थे कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति उनकी क्षमता से कहीं अधिक शक्तिशाली है, और यदि वे टकराव करेंगे तो केवल विनाश ही मिलेगा। वृद्ध ने मानो कुछ हुआ ही न हो ऐसे अपनी नजरें हटा ली और अपनी शिष्या के साथ फिर से आकाश की ओर बढ़ने लगा। जब वे सफ़ेद धुंध के किनारे पहुंचे, तो वह रुक गया और अपनी शिष्या से कहा कि थॉ पैलेस के अंदर प्रवेश करने के बाद सावधान रहना। वह बाहर थॉ रिज में प्रतीक्षा करेगा और बाहर आने पर उसे संकेत देना। उस स्त्री ने विनम्रता से झुककर अपने गुरु को प्रणाम किया और फिर मुड़कर धुंध के भीतर प्रवेश कर गई। कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह ओझल हो गई। जैसे ही उसकी आवाज गंगा के कानों में पड़ी, उसे एक अजीब सी परिचित अनुभूति हुई। उसने ध्यान से सोचा और अचानक उसके मन में एक नाम कौंधा। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया और उसने मन ही मन कहा कि यह जेके है। उधर वृद्ध कुछ क्षणों तक धीरे धीरे समाप्त हो रही सुनहरी रोशनी को देखता रहा, फिर शांत भाव से मुड़कर दूर जाने लगा। ये देखकर रोहित तुरंत आगे बढ़ा और आदरपूर्वक उसे पुकारा कि वह रुक जाए। वृद्ध रुक गया और उसने शांत स्वर में पूछा कि क्या बात है। रोहित ने झुककर सम्मानपूर्वक कहा कि डेमन रेस ने उन्हें रोक रखा है और वे थॉ पैलेस में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वह उसकी सहायता चाहता है। वृद्ध ने उससे उसका परिचय पूछा। जब उसे पता चला कि वह रॉयल फैमिली से है, तो उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया और उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि वह रॉयल फैमिली की मदद नहीं करता। इतना कहकर वह बिना समय गंवाए वहां से गायब हो गया। ये देखकर सभी को समझ आ गया कि उस वृद्ध और रॉयल फैमिली के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। रोहित असहज हो गया, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था।
उसी समय नीचे से एक मधुर स्त्री स्वर गूंजा जिसमें उसने वृद्ध को सीनिया कहकर पुकारा। सभी की नजरें तुरंत उस दिशा में गईं, जहां से एक अत्यंत सुंदर स्त्री उड़ते हुए ऊपर आई। ये रूबीना थी। उसे देखकर गंगा भी आश्चर्यचकित रह गया। रूबीना ने वृद्ध के पास पहुंचकर विनम्रता से झुककर प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए कहा कि वह भी थॉर पैलेस में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन डीमंस उसे रोक रहे हैं, इसलिए वह उसकी सहायता चाहती है। वृद्ध ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मदद करने के लिए सहमति दे दी। रूबीना ने बताया कि उसके साथ उसके एल्डर्स भी हैं और वे सभी प्रवेश करना चाहते हैं। वृद्ध ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि भले ही उसे महिपाल पसंद नहीं है, लेकिन वह रूबीना के लिए उनकी मदद करेगा। इसके बाद रूबीना ने नीचे संकेत किया और मिश्रा फैमिली के कई सदस्य उड़कर ऊपर आ गए। उन्होंने वृद्ध को धन्यवाद दिया। वृद्ध ने डेमन रेस की ओर देखा और शांत स्वर में कहा कि उन्हें इन लोगों को प्रवेश करने देना चाहिए। उसके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि डीमंस ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। रूबीना और उसके साथियों ने धन्यवाद दिया और फिर सभी थॉर पैलेस में प्रवेश कर गए। अन्य सभी लोग, चाहे वे ब्लैकफायर कल्ट के हों या डार्क रेड काउंटी और टियानन काउंटी के, केवल ईर्ष्या भरी नजरों से ये दृश्य देखते रह गए। जब रूबीना अंदर चली गई तो वृद्ध फिर से जाने के लिए मुड़ा। तभी गंगा को होश आया और वह तुरंत जमीन से उड़कर ऊपर गया और उसे पुकारा कि वह रुके। उसके लिए यह अवसर बेहद जरूरी था, क्योंकि यही व्यक्ति उसे जेके के बारे में सच्चाई बता सकता था। सभी लोग आश्चर्य से गंगा को देखने लगे। बहुत कम लोग उसे पहचानते थे, इसलिए सभी के मन में जिज्ञासा थी कि यह सोल कंडेंसेशन रेल्म का युवक कौन है जो एक इमॉर्टल स्तर के व्यक्ति को रोकने की हिम्मत कर रहा है। वृद्ध रुक गया और शांत भाव से उससे पूछा कि वह कौन है। गंगा ने आदरपूर्वक अपना परिचय दिया और कहा कि वह उससे एक प्रश्न पूछना चाहता है। वृद्ध ने उत्सुकता से पूछा कि क्या प्रश्न है। गंगा ने अपनी आवाज को नियंत्रित करते हुए पूछा कि क्या उसकी शिष्या का नाम रागिनी है। ये सुनते ही वृद्ध के चेहरे पर आश्चर्य उभर आया और उसने बिना छुपाए कहा कि उसे ये कैसे पता चला। ये सुनकर गंगा के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत पूछा कि क्या वह अर्थ मार्शल स्टार से है। वृद्ध ने इसकी कंफर्म की और पूछा कि क्या वह उसकी शिष्या को जानता है। तभी अचानक वृद्ध को कुछ याद आया और उसने कहा कि वह गंगा को पहचानता है, क्योंकि जेके अक्सर उसके बारे में बात करती थी। लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे पर ठंडापन आ गया और उसने कठोर स्वर में कहा कि गंगा बहुत निर्दयी और कृतघ्न है, क्योंकि जेके इतने वर्षों से उसे ढूंढ रही है और वह उसके पास नहीं गया। गंगा ने तुरंत सफाई दी कि वह भी जेके को खोज रहा था, लेकिन ब्लैक स्टार बहुत विशाल है और उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वह आसानी से उसे ढूंढ सके। जैसे ही उसने उसकी आवाज सुनी, वो तुरंत यहाँ आ गया। वृद्ध ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा कि कम से कम उसमें थोड़ी समझदारी तो है। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वह उसे परख रहा हो। गंगा थोड़ा असहज होकर मुस्कुराया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तब वृद्ध ने थॉर पैलेस की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह यहाँ आया है तो निश्चित ही अंदर जाने वाला है, इसलिए उसे जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि पैलेस जल्द ही बंद होने वाला है। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। गंगा के मन में भी अब कोई संकोच नहीं था। वह बेहद बेचैन हो चुका था, क्योंकि थोर पैलेस के भीतर ही उसे रागिनी को ढूंढना था। उसके लिए ये केवल एक अवसर नहीं, बल्कि कई वर्षों की तलाश का अंत हो सकता था। वृद्ध ने डेमन रेस की दिशा में देखते हुए शांत लेकिन प्रभावशाली स्वर में कहा कि यह उसका फ्यूचर सोन इन लॉ है और इसे अंदर जाने दिया जाए। उसके शब्दों में ऐसी शक्ति और अधिकार था कि डेमन रेस की ओर से कोई भी तुरंत विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका। तभी वीर ने गंगा की ओर देखकर कहा कि उसके साथ कुछ और साथी भी हैं, उन्हें भी साथ लेकर थॉर पैलेस में प्रवेश कर सकता है। ये सुनकर पास खड़े गोपाल के चेहरे पर असंतोष झलकने लगा। वह कुछ कहना ही चाहता था, लेकिन हरीश ने एक नज़र से उसे रोक दिया। इस छोटे से घटनाक्रम ने उस वृद्ध की जिज्ञासा बढ़ा दी। उसने गंगा की ओर देखते हुए पूछा कि लगता है उसका डेमन रेस के साथ अच्छा संबंध है। गंगा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि बस थोड़ी बहुत पहचान है। वृद्ध ने संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा कि अब और समय बर्बाद न करे, तुरंत अंदर चला जाए। गंगा ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर विदा ली और नीचे खड़े रोनी तथा अन्य साथियों को संकेत किया। सभी तुरंत उसके पीछे उड़ते हुए ऊपर सफेद धुंध की ओर बढ़ गए। इस बार डेमन रेस ने उन्हें बिल्कुल नहीं रोका और वे सभी आसानी से थॉर पैलेस के भीतर प्रवेश कर गए।
जैसे ही गंगा और उसके साथी अंदर गए, वृद्ध भी मुड़कर चला गया और इस बार किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। उधर थॉ पैलेस से निकल रही सुनहरी रोशनी अब तेजी से सिकुड़ रही थी। अब उसके बंद होने में 5 मिनट से भी कम समय बचा था। जो लोग बाहर रह गए थे, उनके चेहरों पर चिंता और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। विशेष रूप से टियानन काउंटी के थंडर सिटी के सिटी लॉर्ड को गहरी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। रोनी, जो कंडेंसेशन रेल्म के शिखर पर था, वह अंदर चला गया था, जबकि वह स्वयं वॉइड रेल्म में होते हुए भी बाहर रह गया था। सूरज की आंखों में ठंडी चमक उभरी। वह समझ गया कि यदि अब भी इंतजार किया तो वे कभी अंदर नहीं जा पाएंगे। उसने बिना समय गंवाए निर्णय लिया कि अब बलपूर्वक रास्ता बनाया जाएगा। उसने धर्म और जैकी की ओर देखा, लेकिन उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही ब्लैकफायर सेक्ट के लोगों को आदेश दे दिया कि वे आगे बढ़ें। इतना कहते ही वह स्वयं सबसे आगे निकल पड़ा और तेज गति से थॉ पैलेस की ओर बढ़ गया। उसके पीछे ब्लैकफायर सेक्ट के सभी सदस्य बिना किसी भय के चल पड़े, मानो उनके सामने खड़ी हजारों डीमंस की सेना का कोई अस्तित्व ही न हो। उनकी डेमोनिक एनर्जी एकत्र होकर वातावरण में फैल गई और एक भयावह शक्ति उत्पन्न करने लगी। उधर जैकी भी अब स्वयं को रोक नहीं सका। उसने धर्म को सूचित किया और अपने लोगों के साथ तेजी से ऊपर की ओर बढ़ गया। ये देखकर धर्म ने भी देर न करते हुए अपना 7 पैटर्न वाला शक्तिशाली लॉन्गबो निकाला। उसने अपनी ट्रू एनर्जी से एक तीर तैयार किया और उसे छोड़ दिया। वह तीर सीधे डेमन रेस के केंद्र की ओर बढ़ा। तीर के छोड़े जाने के साथ ही डार्क रेड काउंटी, टियानन काउंटी और ब्लैकफायर सेक्ट की सेनाएं एक साथ सक्रिय हो गईं। उसी समय जंगलों से भीषण गर्जन की आवाजें गूंजने लगीं। हजारों छिपे हुए ह्यूमन कल्टिवेटर्स बाहर निकल आए और वे भी युद्ध में कूद पड़े। कुछ ही क्षणों में लगभग 70 से 80 हजार ह्यूमन कल्टिवेटर्स एक काले सैलाब की तरह आगे बढ़े। दृश्य अत्यंत विशाल और भयावह था। हालांकि उनकी संख्या अधिक थी, लेकिन उनकी शक्ति असमान थी। जबकि डेमन रेस के पास 20,000 से अधिक सोल कंडेंसेशन रेल्म के शक्तिशाली योद्धा थे, जो अधिक संगठित और शक्तिशाली थे। युद्ध शुरू होने ही वाला था कि अचानक हरीश ने आदेश दिया और डेमन रेस की योजना सक्रिय हो गई। गोपाल, वीर और अन्य वॉइड रेल्म डीमंस तुरंत ऊपर उड़ गए और सीधे सफेद धुंध में प्रवेश कर गए। उनके पीछे आधे से अधिक डेमन रेस भी तुरंत थॉ पैलेस में प्रवेश कर गए। इसी बीच धर्म का छोड़ा हुआ तीर विस्फोटित हुआ। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसने दर्जनों डीमंस को तुरंत मार डाला और सैकड़ों को घायल कर दिया। ये देखकर सूरज भी चौंक गया, लेकिन उसके पास ध्यान देने का समय नहीं था। उसने अपने तरीके से लगातार डीमंस को मारते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। अब थॉ पैलेस का द्वार लगभग बंद होने वाला था। रोशनी केवल एक हाथ जितनी रह गई थी और 30 सेकंड से भी कम समय बचा था। सभी ह्यूमन कल्टिवेटर्स अत्यधिक तनाव में आ गए। इसी बीच जंगल से एक विशाल काला धुंध का गुच्छा तेजी से निकला, जिसने रास्ते में आने वाले डीमंस को उड़ा दिया और सीधे धुंध के भीतर प्रवेश कर गया। ये दृश्य देखकर धर्म ने आश्चर्य से सूरज से पूछा कि यह कौन था। सूरज ने बताया कि वह उनके होली सेक्ट का पोप है। इसके बाद सूरज ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसका चेहरा बिगाड़ होकर डेमन जैसा हो गया और उसने एक भयानक शक्ति से भरी सांस छोड़ी, जिसने उसके सामने का रास्ता साफ कर दिया। वह अपने लोगों के साथ तेजी से आगे बढ़ा और अंततः थॉ पैलेस में प्रवेश कर गया। हालांकि उसके कुछ साथी पीछे रह गए और डेमन रेस द्वारा मार दिए गए। अब चारों ओर पूर्ण युद्ध छिड़ चुका था। कई ह्यूमन कल्टिवेटर्स इस अफरातफरी का फायदा उठाकर अंदर घुसने में सफल हो गए, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। अंत में जब थोर पैलेस का द्वार लगभग पूरी तरह बंद होने वाला था, धर्म ने अपना अंतिम दांव खेला। उसने अपने धनुष से रास्ता बनाया और नमन के साथ अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही वे अंदर गए, सुनहरी रोशनी अचानक गायब हो गई और एक भारी धमाके के साथ ऐसा लगा मानो कोई विशाल द्वार बंद हो गया हो। इसके बाद सफेद धुंध धीरे धीरे छटने लगी और थॉ पैलेस का कोई भी निशान नहीं बचा। जो लोग बाहर रह गए थे, उनके चेहरों पर निराशा छा गई। वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे और लड़ाई की इच्छा भी समाप्त हो गई। इस बार इतनी सटीक जानकारी होने के बावजूद केवल 2000 से भी कम लोग ही अंदर प्रवेश कर पाए थे, जो कि पहले की तुलना में बहुत कम था। दूसरी ओर डेमन रेस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका था। उनके 10,000 से अधिक सदस्य अंदर प्रवेश कर चुके थे, इसलिए उन्होंने अब और लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं समझी और शांतिपूर्वक वापस जंगलों में लौट गए। जैसे ही गंगा सफेद धुंध के भीतर प्रवेश किया, उसकी दृष्टि तुरंत साफ हो गई।
अब वह बिना किसी बाधा के अपने सामने के दृश्य को स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसके सामने एक अत्यंत विशाल और भव्य महल उपस्थित था, इतना विशाल कि उसकी चौड़ाई ही कई मीलों तक फैली हुई थी। यह कोई सामान्य भवन समूह नहीं था, बल्कि एक अकेला, स्वतंत्र पैलेस था, जो इको गार्डन के ग्रीन पैलेस की तरह दिखाई देता था, लेकिन उससे कहीं अधिक विशाल और प्रभावशाली। उस महल का मुख्य द्वार ही 1000 मीटर ऊंचा था और खिड़कियां 100 मीटर चौड़ी थीं। सब कुछ मानो किसी दैत्याकार आकार में बढ़ा दिया गया हो। महल के प्रवेश द्वार के ऊपर एक पट्टिका लगी हुई थी, जिस पर कुछ अज्ञात अक्षर लिखे हुए थे, जिन्हें कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। उस खुले द्वार से एक सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जो देखने में अत्यंत गर्माहट और शांति का एहसास देती थी। लेकिन वही प्रकाश इतना तीव्र और चकाचौंध करने वाला था कि यदि कोई सीधे उसकी ओर देखता तो उसकी आंखें खुली नहीं रह पाती, और भीतर क्या है ये देख पाना असंभव हो जाता। रोनी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जल्दी करने के लिए कहा। गंगा ने सिर हिलाया और बिना समय गंवाए सभी लोग तेजी से उड़ते हुए उस विशाल द्वार के भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही वे सुनहरी रोशनी के भीतर गए, सभी को एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। वह शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे अपनी उड़ान की दिशा को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे और अनजाने में उसी दिशा में खींचे चले जा रहे थे जहां से वह शक्ति उन्हें ले जा रही थी। लगभग 2 मिनट तक इस खिंचाव में उड़ने के बाद अचानक वह शक्ति समाप्त हो गई। उसी क्षण सुनहरी रोशनी भी गायब हो गई और सभी की दृष्टि सामान्य हो गई। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो वे एक और विशाल स्थान के भीतर थे, जो कई दर्जन मील लंबा और चौड़ा था, इतना विशाल कि उसकी सीमाओं को देखने के लिए भी ऊपर उड़ना पड़ता। इस विशाल हॉल का विन्यास साधारण था, लेकिन अंदर रखी हर वस्तु असाधारण थी। मेज, कुर्सियां और अन्य वस्तुएं सभी 100 मीटर तक ऊंची थीं, मानो ये स्थान किसी दैत्य या विशाल प्राणियों के लिए बनाया गया हो। गंगा कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया। उसने अपने डिवाइन सेंस से आसपास का निरीक्षण किया और पाया कि यहाँ न तो किसी प्रकार की स्पिरिचुअल एनर्जी की हलचल थी और न ही किसी के ट्रू एसेंस के निशान। इसका अर्थ ये था कि हाल ही में यहाँ कोई भी नहीं आया था। उसने सबकी ओर देखकर कहा कि लगता है थॉ पैलेस में प्रवेश करने के बाद सभी अलग अलग स्थानों पर पहुंचते हैं। ये सुनकर रघुवंशी के लोग कुछ हद तक निश्चिंत हो गए, क्योंकि अब उन्हें तुरंत किसी शक्तिशाली शत्रु से टकराने का खतरा नहीं था। हालांकि रोनी ने पीछे मुड़कर एक नज़र डाली और धीरे से कहा कि यह भी संभव है कि अन्य लोग भी यहाँ आ जाएं। गंगा ने सहमति जताई और आगे बढ़ने का सुझाव दिया। सभी लोग तुरंत आगे बढ़े और मुख्य हॉल को पार कर गए। वहां से आगे एक और विशाल द्वार था, जिसके भीतर प्रवेश करने पर उन्हें एक लंबा और घुमावदार मार्ग दिखाई दिया। यह मार्ग लगभग 800 मीटर चौड़ा था और इतनी दूर तक फैला था कि उसका अंत दिखाई नहीं देता था। दोनों ओर हर कुछ 100 मीटर पर विशाल मशालें लगी हुई थीं, जिनकी आग कई मीटर चौड़ी थी और वह मार्ग को उजाले से भर रही थी। सभी लोग उस मार्ग के सामने रुक गए। रोनी ने चिंतित स्वर में कहा कि थॉ पैलेस खतरों से भरा हुआ है और संभव है कि इस मार्ग में जाल या फॉर्मेशंस हों। गंगा ने परीक्षण करने का निर्णय लिया। उसने एक साधारण सेलेस्टियल वेपन भाला निकाला और उसमें अपनी ट्रू एसेंस डालकर उसे आगे की ओर भेजा। वह भाला 10,000 मीटर से भी अधिक दूरी तक गया, लेकिन कहीं कोई खतरा नजर नहीं आया। तब गंगा ने कहा कि वे सावधानी से आगे बढ़ सकते हैं और भाले को मार्गदर्शक बनाकर चल सकते हैं। सभी सहमत हो गए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कई मीलों तक यात्रा करने के बाद भी उन्हें कोई मोड़ या अन्य कक्ष नहीं मिला। कुछ समय बाद गंगा को ये समझ आया कि यहाँ की हर वस्तु 1000 गुना बड़ी हुई है, इसलिए जो दूरी उन्हें बहुत लंबी लग रही है वह वास्तव में बहुत कम है। लेकिन एक और आश्चर्यजनक बात यह थी कि बाहर से थॉ पैलेस केवल एक भवन जैसा दिखाई देता था, जबकि अंदर उसका विस्तार अत्यंत विशाल था। करीब 100 मील आगे बढ़ने के बाद अंततः उन्हें एक मोड़ मिला। वहां पहुंचकर सभी लोग कुछ क्षण के लिए चकित रह गए। उनके सामने 4 अलग-अलग रास्ते थे। 3 तो सामान्य दिशा में आगे जा रहे थे, लेकिन एक रास्ता सीधा ऊपर की ओर जा रहा था, मानो आकाश में खुल रहा हो। गंगा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि ऐसा रास्ता उसने पहले कभी नहीं देखा। ये किसी विचित्र संरचना जैसा लग रहा है। उसने निर्णय रोनी पर छोड़ दिया। रोनी ने कुछ देर तक विचार किया, लेकिन कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकाल सका और अंत में कहा कि उन्हें केवल अनुमान के आधार पर ही रास्ता चुनना होगा। उसने ऊपर जाने वाले मार्ग की ओर इशारा किया और कहा कि यह मार्ग सबसे अलग और रोचक है, इसलिए वे इसी रास्ते पर जाएंगे। सभी ने सहमति जताई और उसी दिशा में बढ़ने का निर्णय लिया।
लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, बाईं ओर के मार्ग से अचानक एक ठंडी हंसी की आवाज गूंजी। यह आवाज सुनते ही सभी सतर्क हो गए। गंगा ने उस दिशा में देखा और पाया कि 10 से अधिक लोग उस मार्ग से बाहर आ रहे हैं। सबसे आगे चलने वाला व्यक्ति गुकेश था। उसे देखते ही रोनी का चेहरा बदल गया। थॉरिज में पहले ही उनके बीच संघर्ष हो चुका था और अब यहाँ फिर से आमना सामना होना किसी भी तरह से अच्छा संकेत नहीं था। गुकेश की हंसी में स्पष्ट रूप से तिरस्कार और दुश्मनी झलक रही थी। उसने व्यंग्य करते हुए कहा कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे यहाँ मिलेंगे। ये स्थिति अब अत्यंत खतरनाक हो गई थी, क्योंकि थॉर रिज के बाहर जहां ह्यूमन एक दूसरे पर हमला नहीं करते थे, वहीं थॉर पैलेस के भीतर कोई नियम लागू नहीं था। यहाँ कोई भी किसी को मार सकता था। रोनी ने तुरंत सभी को सावधान रहने के लिए कहा। गुकेश हंसता हुआ उनके करीब आया और लगभग 100 मीटर की दूरी पर रुक गया। उसके साथ आए लोग भी तुरंत उसके पीछे खड़े हो गए। उसकी टीम में एक और सोल कंडेंसेशन के शिखर स्तर का कल्टिवेटर था, जबकि बाकी सभी भी उसी रेल्म के विभिन्न स्तरों पर थे। उनकी कुल शक्ति स्पष्ट रूप से गंगा की टीम से अधिक थी, और यही कारण था कि गुकेश इतना आत्मविश्वास और अहंकार दिखा रहा था। रोनी ने गंभीर स्वर में गुकेश की ओर देखते हुए पूछा कि उसका डेरा काफी दूर था, फिर भी वह इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गया, और उसने डेमन रेस की सुरक्षा को कैसे पार किया। गुकेश ने हंसते हुए जवाब दिया कि भले ही उसे थॉर पैलेस के खुलने के स्थान की सटीक जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये खबर फैल चुकी थी। अक्सर लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने इस पर भरोसा किया और तुरंत अपने लोगों को लेकर टकशक डेमन किंग के क्षेत्र के पास पहुंच गया। जहां तक डीमंस का सवाल है, उनमें से अधिकतर पहले ही अंदर प्रवेश कर चुके थे, और जब पैलेस बंद होने वाला था, तब डार्क रेड काउंटी, ब्लैकफायर सेक्ट और टियानन काउंटी के लोगों ने मिलकर हमला किया। उसी अफरातफरी का फायदा उठाकर वह और उसके लोग अंदर घुस आए, जबकि उसने व्यंग्य करते हुए कहा कि गंगा और उसके साथी तो बहुत आसानी से अंदर आ गए। ये सुनकर रोनी को बाहर की स्थिति का अंदाजा हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि जितने कम लोग अंदर आए हैं, उतना ही उनके लिए बेहतर है, लेकिन 10,000 से अधिक डीमंस अभी भी समस्या बन सकते हैं। उसने गुकेश की ओर सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर पूछा कि अब उनका आगे क्या इरादा है। गुकेश की आंखों में हत्या की चमक उभरी और उसने बिना झिझक कहा कि पहले वह सभी को मार देगा, फिर आराम से थॉर पैलेस की खोज करेगा। ये सुनकर रोनी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने शांत स्वर में समझाने की कोशिश की कि दोनों अपने अपने रास्ते चलें, क्योंकि लड़ाई होने पर दोनों पक्षों को नुकसान होगा। लेकिन गुकेश ने ठंडे उपहास के साथ सिर हिलाया और कहा कि नुकसान केवल रोनी के पक्ष का होगा, क्योंकि वे अधिक शक्तिशाली हैं। रोनी ने ठंडे स्वर में पूछा कि क्या वह केवल पुराने विवाद के कारण उन्हें मारना चाहता है। गुकेश ने कहा कि पहले की बातों से वह थोड़ा असंतुष्ट था, लेकिन असली कारण ये है कि थॉर पैलेस के भीतर लूटने का अवसर मिल गया है और वह इसे छोड़ना नहीं चाहता। रोनी ने समझाने की कोशिश की कि वे अभी अभी अंदर आए हैं और उनके पास कोई खजाना नहीं है, इसलिए उन्हें लूटने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन गुकेश ने हंसते हुए कहा कि कम से कम उनके हथियार तो हैं, और शायद वे पहले ही कुछ पा चुके हों। रोनी ने साफ इनकार किया, लेकिन गुकेश ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। स्थिति को टालने के लिए रोनी ने पूछा कि वह युद्ध रोकने के बदले क्या चाहता है। गुकेश ने व्यंग्य करते हुए कहा कि एक सोल कंडेंसेशन रेल्म के शिखर कल्टिवेटर होकर भी वह इतना डरपोक कैसे हो सकता है। फिर उसने शर्त रखी कि यदि वे अपने स्टोरेज रिंग्स सौंप दें, तो वह उन्हें जाने देगा। इतना ही नहीं, उसने रूही की ओर देखते हुए कहा कि वह लड़की भी यहीं रहेगी। ये सुनते ही रघुवंशी के सभी लोग क्रोध से भर उठे। विशेष रूप से गर्ग की आंखों में हत्या का भाव आ गया और उसने मुट्ठियां भींच लीं। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि रोनी इस प्रस्ताव पर झिझक गया। उसी समय अचानक गंगा के शरीर से एक जोरदार धमाका हुआ। आवाज पूरे मार्ग में गूंज उठी और उसके चारों ओर का स्थान बिगाड़ होकर मुड़ने लगा, जैसे वास्तविकता ही टूट रही हो। ये दृश्य देखकर सभी लोग, यहाँ तक कि गंगा भी, चौंक गए। गुकेश ने तुरंत इसे हमला समझा और चिल्लाते हुए अपने हथियार निकाल लिए। उसने सीधे रोनी पर हमला कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि वही सबसे बड़ा खतरा है। रोनी ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी और दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इधर गंगा खुद समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। तभी अचानक उसके पास एक मोटा पीला कुत्ता प्रकट हुआ, जो जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। ये डा पाओ था, जो अब तक सो रहा था।
गंगा ये देखकर हैरान रह गया कि वह अचानक बाहर कैसे आ गया। जब उसने देखा कि डा पाओ हवा में गिर रहा है और उसे कुछ भी होश नहीं है, तो उसने तुरंत उसकी पूंछ पकड़ ली। डा पाओ का शरीर नीचे गिरते गिरते रुक गया, लेकिन वह अब भी बिना आंख खोले खर्राटे लेता रहा, मानो उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा हो। ये दृश्य देखकर बाकी लोग भी स्तब्ध रह गए। इतना गहरा सोना की पूंछ से लटकने पर भी नींद न टूटे, यह वाकई अजीब था। गंगा ने सामने देखा और पाया कि जो स्थान बिगाड़ हुआ था वह अब सामान्य हो चुका है और जमीन पर कुछ टुकड़े गिरे हुए हैं। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि ये उसके स्टोरेज रिंग के टूटे हुए हिस्से हैं। साथ ही उसमें रखा ऑक्सीजन जनरेटिंग डिवाइस भी टूट चुका था। तभी उसे अचानक सब समझ में आ गया। उसका स्टोरेज रिंग निम्न स्तर का था और उसमें सोल कंडेंसेशन रेल्म से ऊपर की ऊर्जा को संभालने की क्षमता नहीं थी। डा पाओ अब इस स्तर से ऊपर पहुंच चुका था, इसलिए उसकी ऊर्जा के कारण रिंग का स्थान अस्थिर होकर टूट गया। गंगा ने तुरंत डा पाओ की जांच की। इतनी भीषण स्पेशल डिस्टॉर्शन के बावजूद वह पूरी तरह सुरक्षित था, उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ था। उसने झुंझलाकर डा पाओ को लात मारी और कहा कि वह जाग जाए। डा पाओ अचानक भौंकते हुए उठा और प्रतिक्रिया में गंगा की टांग पकड़ ली। फिर जब उसने गंगा को देखा तो राहत की सांस ली और अधूरी ह्यूमन भाषा में कुछ बोलने लगा। गंगा ये देखकर चौंक गया कि वह ह्यूमन भाषा बोल सकता है, लेकिन उसकी भाषा अधूरी और अजीब थी। उसने झल्लाकर कहा कि जब तक वह ठीक से बोलना न सीख ले तब तक भौंकता ही रहे। डा पाओ ने दुखी होकर कहा कि अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह सोल कंडेंसेशन रेल्म में प्रवेश ही नहीं करता। गंगा ने उसके सिर पर मुक्का मारते हुए कहा कि वह कितना आलसी है। उसी समय दूसरी ओर से एक कल्टिवेटर ने हमला कर दिया। उसने व्यंग्य करते हुए कहा कि क्या गंगा इस कुत्ते का उपयोग स्नीक अटैक के लिए करना चाहता है, लेकिन उसका डेमन बीस्ट तो काफी मूर्ख लगता है। अब स्थिति पूरी तरह युद्ध में बदल चुकी थी और खतरा हर दिशा से बढ़ रहा था। दूर खड़े एक लेट स्टेज नासन सोल कल्टिवेटर ने जोर से चिल्लाकर कहा कि वसीम तुरंत गंगा को मार दे, क्योंकि अभी अभी उस लड़के की अचानक आवाज से वह सच में घबरा गया था। गंगा ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी टीम पहले ही गुकेश के लोगों के साथ भयंकर लड़ाई में उलझ चुकी थी। उनकी संख्या कम होने के कारण वे स्पष्ट रूप से कमजोर स्थिति में थे और हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। इसी बीच वसीम, जो गंगा पर हमला करने आया था, ठंडी हंसी के साथ बोला कि वह इस लड़के को खुद संभाल लेगा। तभी डा पाओ ने आंखें घुमाते हुए उसे मूर्ख कहा और इस बार उसने यह बात काफी स्पष्ट ह्यूमन भाषा में कही। वसीम को यह अपमान सहन नहीं हुआ। वह क्रोध से भर गया और चिल्लाया कि पहले वह इस अभागे कुत्ते को मारेगा। उसने अपनी 12 पैटर्न वाली सेलेस्टियल वेपन तलवार निकाली और 6 लेयर वाली इंटेंट के साथ भयंकर शक्ति छोड़ते हुए डा पाओ की ओर झपट पड़ा। लेकिन गंगा ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह सीधे रोनी की ओर उड़ गया और पीछे से डा पाओ को आदेश दिया कि पहले इस व्यक्ति को खत्म करे और फिर रविंद्र तथा बाकी लोगों की मदद करे। रोनी उस समय 2 पीक नासन सोल कल्टिवेटर्स के हमले में फंसा हुआ था और पहले ही घायल हो चुका था, इसलिए उसकी सहायता करना अत्यंत आवश्यक था। डा पाओ ने यह आदेश सुना, लेकिन उसके चेहरे पर अनिच्छा साफ झलक रही थी। वह लड़ना ही नहीं चाहता था, खासकर ऐसे युद्ध में जिसमें कोई फायदा न हो। जैसे ही वसीम उसके पास पहुंचा, डा पाओ ने उसे अनदेखा करते हुए गंगा की ओर भौंकते हुए कहा कि उसे पहले खाना चाहिए। गंगा ने बिना पीछे देखे कहा कि लड़ाई खत्म होने के बाद उसे डेमन को मिलेगा। ये सुनते ही डा पाओ की आंखों में चमक आ गई। उसका पूरा व्यवहार बदल गया और उसने वसीम को ऐसे देखा जैसे वह उसका शिकार हो। वसीम को एक पल के लिए अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह आलसी सा दिखने वाला मोटा कुत्ता वास्तव में कोई खतरा हो सकता है। दूसरी ओर गुकेश के लोग अपनी संख्या के कारण फिलहाल बढ़त में थे और उन्हें दूसरों की लड़ाई देखने का समय भी मिल रहा था। जब उन्होंने देखा कि वसीम उस कुत्ते से लड़ रहा है, तो कुछ लोग नाराज हो गए और उसे आदेश दिया कि वह उस कुत्ते को छोड़कर गंगा को मारे। लेकिन वसीम ने उनकी बात अनसुनी कर दी और पूरी शक्ति के साथ अपनी तलवार से डा पाओ पर हमला कर दिया। उसका वार अत्यंत शक्तिशाली था और उसमें विनाशकारी ऊर्जा भरी हुई थी। उसे पूरा विश्वास था कि यह एक ही प्रहार डा पाओ को खत्म कर देगा। हमला करने के बाद उसने पीछे मुड़कर गंगा का पीछा करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह गुकेश के सामने खुद को साबित करना चाहता था। लेकिन उसी क्षण एक भयानक गर्जना पूरे मार्ग में गूंज उठी।
वह आवाज़ इतनी शक्तिशाली थी कि ऐसा लगा जैसे कोई बिजली कानों के पास गिरी हो। सभी लोग चौंक कर उस दिशा में देखने लगे। उन्होंने देखा कि वह आवाज़ उसी मोटे पीले कुत्ते से आई थी। गंगा भी ये देखकर हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सोल कंडेंसेशन रेल्म में पहुंचने के बाद डापाओ इतना शक्तिशाली हो जाएगा। अब डापाओ पूरी तरह बदल चुका था। उसका शरीर फैल गया, उसकी मांसपेशियां उभर आईं, उसका मोटापा गायब हो गया और उसकी बनावट अत्यंत संतुलित और शक्तिशाली हो गई। उसके पंजे पहले से कहीं अधिक तेज हो गए, उसकी आंखें लाल हो गईं और उनमें भयंकर युद्ध की भावना झलक रही थी। उसके शरीर के चारों ओर गहरे लाल रंग की डेमोनिक एनर्जी घूम रही थी, जो अत्यंत भारी और भयावह थी। ये बिल्कुल भी सोल कंडेंसेशन के शुरुआती स्तर के डेमन जैसी नहीं थी, बल्कि यह शक्ति मिड या लेट स्टेज के बराबर प्रतीत हो रही थी। गंगा ने मन ही मन सोचा कि यह 10,000 डेमन टोकन का प्रभाव है, जो डापाओ की शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है। तभी डापाओ ने फिर से गर्जना की और अपने मुंह से एक अत्यंत संकेंद्रित डेमोनिक एनर्जी का गोला निकाला। वह गोला इतनी तेज गति से आगे बढ़ा कि मानो बिजली की चमक हो। उसने सीधे वसीम के हमले को चकनाचूर कर दिया और बिना रुके उसके शरीर से टकरा गया। वसीम कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह विस्फोट के साथ टुकड़ों में बिखर गया। उसका शरीर पूरी तरह नष्ट हो गया और चारों ओर खून फैल गया। एक ही वार में डापाओ ने उसे खत्म कर दिया। ये दृश्य देखकर गुकेश के लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि एक साधारण दिखने वाला कुत्ता इतना भयानक हो सकता है। वह स्पष्ट रूप से केवल सोल कंडेंसेशन के शुरुआती स्तर पर था, लेकिन उसकी शक्ति मिड या लेट स्टेज के बराबर थी। डापाओ ने चारों ओर देखा। उसकी आंखों में एक प्रकार का तिरस्कार और मजाक था। गुकेश और कनिका को छोड़कर बाकी सभी लोग उसकी नज़रों से डर गए और उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। दूसरी ओर रोनी और उसके साथी, जो अभी तक अपनी लड़ाई में व्यस्त थे, उन्होंने केवल दूर से खून का विस्फोट देखा और दुश्मनों के चेहरों पर डर महसूस किया। उन्हें समझ आ गया कि गंगा का डेमन बीस्ट अत्यंत शक्तिशाली है। रोनी ने राहत की सांस ली और उम्मीद की कि डापाओ जल्द ही उनकी सहायता के लिए आएगा। इसी बीच रविंद्र ने भी डापाओ की ओर देखा और उसके मन में भय और सम्मान दोनों उत्पन्न हो गए। उसे एहसास हुआ कि पहले गंगा ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। तभी अचानक अर्पित चैंगजोंग, जो मिड स्टेज नासेंट सोल कल्टिवेटर था, गंगा की ओर झपट पड़ा और चिल्लाया कि उस लड़के को मारो। उसने कहा कि यदि गंगा को खत्म कर दिया जाए तो उसका डेमन बीस्ट भी बेकार हो जाएगा और फिर उस मोटे कुत्ते से निपटना आसान होगा। अब स्थिति और भी खतरनाक हो चुकी थी, क्योंकि दुश्मन ने गंगा को मुख्य लक्ष्य बना लिया था। अभी मैं गंगा के साथ में कुछ एपिसोड्स को डाल रहा हूँ, बाकी मॉर्निंग में डाल दूँगा। कल सारे सीरीज़ के एपिसोड मिल जाएंगे, इंक्लूडेड टुडे। बाकी 2-3 दिन और एपिसोड कंटिन्यूस दूंगा मैं। उसके बाद डेली आना शुरू हो जाएंगे आपके एपिसोड, अल्टरनेटिव में नहीं आएंगे। फिलहाल के लिए कल मॉर्निंग शाम तक मैं कल प्रोवाइड करूँगा एपिसोड्स को, बाकी आज 1-2 प्रोवाइड कर दूँगा।